पैकेज वगैरह असाइनमेंट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया होगा उसका। ठीक है, नया चैप्टर है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबको मेरी स्क्रीन और वॉइस अच्छे से आ रही है तो एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, चलो। तो 3D में आपको वेक्टर्स आना चाहिए तभी आप 3D कर पाओगे। 3D में मतलब वेक्टर्स का तो यूज है ही ऑब्वियसली। स्टार्टिंग इसमें हम करते हैं, स्टार्टिंग इसमें टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, जो हमारे को एक वेक्टर की डायरेक्शन बताता है एक्चुअली में। तो उसका क्या मतलब है अभी वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इसमें डायरेक्शन कोसाइंस। तो मान लो अगर अपने पास जैसे इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, आई क्रॉस जे की आपको देगा तो ये हमारा जेड एक्सिस है, यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को आप कैसे लिखोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में? 8 ऑक्टेंट होंगे हमारे पास। जैसे उसमें 2 डायमेंशन में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। 8 ऑक्टेंट्स होंगे हमारे पास। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इस तरफ को जाओगे तो आपके पास माइनस जेड आएगा, इस तरफ को जाओगे तो माइनस एक्स आएगा, इस तरफ को जाओगे तो माइनस वाई आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स बन जाएंगे। ऑक्टेंट, एक ऑक्टेंट आपका बनेगा एक्स वाई माइनस जेड वाला। सोचो इसको ध्यान से ना, ये जैसे आप 3D में हो रहा है तो आप अगर देखोगे तो एक ऑक्टेंट बनेगा एक्स वाई माइनस जेड वाला, एक बनेगा एक्स वाई जेड वाला। तो ये ऊपर ऊपर 4 बन रहे हैं हमारे पास। जैसे एक्स वाई जेड फर्स्ट हो गया, फिर एक्स वाई माइनस जेड सेकेंड हो गया, फिर माइनस जेड वाई माइनस एक्स वाला थर्ड हो गया, माइनस एक्स वाई जेड वाला फोर्थ हो गया। सिमिलरली एक्स माइनस वाई जेड वाला फिफ्थ हो गया, ऐसे ही 6 7 8। तो ये 8 ऑक्टेंट बनेंगे। 4 आपके ऊपर बनेंगे और 4 आपके नीचे बनेंगे। ये बेसिकली हमारे पास प्लेन्स हैं, जैसे 3 प्लेन हैं जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जैसे एक हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, देख रहे हो? एक्स वाई जो 2 परपेंडिकुलर लाइन है उनमें से एक प्लेन पास करेगा। फिर एक प्लेन होगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन परपेंडिकुलर है। फिर वाई जेड और जेड एक्स को देखोगे अगर आप, एक्स वाई आपका कौन सा हो गया, ये जो जैसे सरफेस पर है, वाई जेड हो गया इसके परपेंडिकुलर, और जेड एक्स। और जब भी प्लेन देखना है तो क्या करो, उन दोनों वेक्टर के थ्रू एक सरफेस पास करा दो। तो जैसे ये जेड है, ये एक्स है, इसके थ्रू एक सरफेस पास कराओगे तो जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। तो हमारे पास 3D में हम कोऑर्डिनेट्स को x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट हैं। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब है वो बताता हूँ मैं आपको। अब ऑक्टेंट तो आपको समझ आ गया। मान लो ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, और एक हमारे पास कोई वेक्टर है, ये o मान लेते हैं और ये पॉइंट a मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वेक्टर है ओ ए। तो ये हमारा वेक्टर है, ये 3D में है मतलब। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर नहीं है, ये 3D वेक्टर है। और ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, और से z एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। ठीक है, तो इसके जो कोसाइन होते हैं, cos अल्फा इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर अलोंग x एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन है ना, मतलब cos ऑफ द एंगल व्हिच द एंगल इज मेकिंग विद, व्हिच द वेक्टर इज मेकिंग विद, cos ऑफ द एंगल व्हिच द वेक्टर इज मेकिंग विद रिस्पेक्टिव एक्सिस। तो cos अल्फा आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा अलोंग x एक्सिस, cos बीटा आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा अलोंग y एक्सिस, cos गामा आपका डायरेक्शन कोसाइन होगा अलोंग z एक्सिस। बात समझ आ गई? तो इसको लिख लेते हैं, फिर इसको ये चेक भी करते हैं ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी। ठीक है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ इफ अ लाइन और अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, बीटा विद पॉजिटिव y एक्सिस एंड गामा with positive z axis, then cosine of these angles
कोसाइन समझ गया ना, मतलब कॉस, कोसाइन ऑफ दीज एंगल रिप्रेजेंट देयर डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस बीटा। फिर डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस गामा, ठीक है। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो होंगे वो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो वो कॉस अल्फा उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। अगर वो वाई एक्सिस का बीटा बना रहा है तो कॉस बीटा उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा लॉन्ग वाई एक्सिस, और सिमिलरली जेड एक्सिस के लॉन्ग कॉस गामा। अब ये बताते क्या है, अब हमें वो सीख देखना है कि ये बताते क्या है। ये डायरेक्शन बताएंगे। जैसे पहले मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में ये बताया था कि यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन। अब देखते हैं वो इससे कैसे रिलेटेड है। मान लो आपका जो हमने ओ ए वेक्टर लिया हुआ है, ये वाला जो वेक्टर है, इसके ये वाले कोऑर्डिनेट मान लेते हैं r1 r2 r3, ठीक है। तो आपका बेसिकली जो r वेक्टर है, ओ ए वेक्टर को मान लेते हैं हमारा r वेक्टर है, विच इज r1 i कैप प्लस r2 j कैप प्लस r3 k कैप, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ओ ए डॉट आई कैप ले लिया, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी, मॉड ओ ए मॉड आई कैप, एंगल बिटवीन ओ ए वेक्टर एंड आई कैप इज अल्फा, तो ये कॉस अल्फा आ जाएगा। सोच पा रहे हो, ओ ए वेक्टर और आई कैप कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप है, इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप है। तो ओ ए डॉट आई कैप क्या आ जाएगा, ओ ए और आई कैप में जो एंगल है वो यही वाला तो एंगल है जो अल्फा है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए डॉट आई कैप इज मॉड ओ ए आई कैप कॉस अल्फा। अब ओ ए वेक्टर क्या है आपका, आर वन आई कैप प्लस आर टू जे कैप प्लस आर थ्री के कैप, और इसका डॉट आई के साथ ले लो, तो ये आ जाएगा मॉड ओ ए मॉड आई इज वन, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। तो हमारे पास जो कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आर वन अपॉन अंडर रूट ऑफ आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर। ये बात समझ आई। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, r1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। सिमिलरली जब आप cos बीटा लोगे तो उसमें क्या आ जाएगा, cos बीटा आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ओ ए डॉट जे कैप आ जाएगा तो r2 आ जाएगा, तो r2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। सिमिलरली cos गामा जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आर थ्री अपॉन अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्र प्लस आर टू स्क्र प्लस आर थ्री स्क्र। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये तीनों जो टर्म्स आई हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों टर्म यूनिट वेक्टर वाली टर्म ही तो है। अगर मैं आपका ओ ए कैप लिखता हूँ तो ओ ए कैप मेरा किसके बराबर होगा, आर वन आई कैप प्लस आर टू जे कैप प्लस आर थ्री के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड जो कि है आर वन स्क्र प्लस आर वन स्क्र प्लस आर टू स्क्र प्लस आर थ्री स्क्र। तो cos अल्फा आपको क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। cos बीटा क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। cos गामा क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। ये जो मैंने अभी यहाँ तक बताया, कुछ इसमें डाउट है तो बताओ, अगर ऑल क्लियर है तो पेंगुइन बना दो जल्दी से। बेटा टाइम पे आया करो ना, आप जब लेट आओगे तो फिर कैसे होगा। एक बार और बताना ओ ए से। बता रहा हूँ मैं एक बार, बट मैं बोल रहा हूँ टाइम पे आए थे तुम। यस सर। ठीक है,
देखो अभी मैंने दोबारा से बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सब लोग। हमने क्या बोला कि एक कोई भी एक वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलेंगे? जो भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाएगा तो कॉस अल्फा उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, कॉस बीटा उसका कॉस अल्फा होगा डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉस बीटा इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा अलोंग वाई एक्सिस। कॉस गामा इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो वो यहाँ पे बताया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और अब मैंने ये चेक करवाया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ओ ए वेक्टर हमारा हमने मान लिया r1 i कैप, r2 j कैप, r3 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। अब ओ ए का डॉट i के साथ लिया तो क्या आएगा? मॉड ओ ए मॉड i, और ओ ए और i में एंगल है अल्फा, तो cos अल्फा। तो इसका डॉट, ओ ए का डॉट जब आप i के साथ लोगे तो इधर r1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आ जाएगा मॉड ओ ए cos अल्फा। तो cos अल्फा कितना आ जाएगा? r1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई। तो cos अल्फा हमारा क्या हो गया? यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट हो गया ना लॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली cos बीटा, सिमिलरली cos गामा। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास r वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 7 आता है। अब मान लो मैं बोलता हूँ r कैप निकालो, तो आप क्या बोलोगे? 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। तो इसमें जो डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा होगा, एल जो एक्स के अलोंग होगा, वो 2/7 आएगा। cos बीटा जो आपका m के बराबर है वो 3/7 आएगा, और cos गामा जो n के बराबर जिसको हम मानते हैं वो 6/7 आएगा। ये कैसे आया? देखो फिर दोबारा से देखो इसका डॉट। अब जो r वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस मान लेते हैं, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है ना। तो r डॉट आई कैप जब तुम लोगे तो क्या वैल्यू आएगी? मॉड r मॉड i cos अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। अब r डॉट i किसके बराबर होगा आपके पास? ये r वेक्टर है, इसका डॉट i के साथ लोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना इधर। तो ये वाली वैल्यू 2 आ गई, ये वाली वैल्यू 7 आ गई, ये cos अल्फा आ गया। cos अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 2/7। समझ गए? तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन कोसाइन ओनली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन क्या है? यूनिट वेक्टर ही है बेसिकली। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द वेक्टर, ठीक है। अब बताओ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द वेक्टर। बात समझ आ गई सबको? ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक नोट है। अब बस आप ऐसे याद रखो कि भाई अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो उसको दो तरीके से हम ध्यान में रखेंगे। कि अगर जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है वेक्टर, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, अल्फा बीटा गामा बना रहा है एक्स वाई जेड के साथ रिस्पेक्टिवली, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। और अगर हमें वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन कोसाइन। तो अब यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो cos अल्फा होगा, उसका जो y कंपोनेंट होगा वो cos बीटा होगा, और जो उसका z कंपोनेंट होगा वो cos गामा होगा, ठीक है। ठीक है, फॉर अ वेक्टर, अब जो नोट है, फॉर अ वेक्टर देयर इज अ यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, फॉर अ वेक्टर देयर इज अ यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। इसका क्या मतलब हुआ? कि एक वेक्टर के लिए एक ही डायरेक्शन कोसाइन का सेट होता है, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर बना लोगे तो एक ही सेट बनेगा। बट अगर हम लाइन की बात करें, अब जो लाइन होती है ना, लाइन में दोनों डायरेक्शन होती है। जैसे अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर वन साइडेड होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। बट अगर लाइन होगी तो वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा।
मान लो किसी लाइन के लिए आपको बोल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो उसमें क्या होगा, एक प्लस वाला भी आ जाएगा, एक माइनस वाला भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में बन जाएगा ना ये। तो फॉर अ लाइन देयर आर टू सेट्स ऑफ For a vector there is a unique set of direction cosine. For a line there are two set of direction cosine. समझ गए? क्योंकि लाइन की दोनों डायरेक्शन होती है, तो एक प्लस वाला आ जाएगा और एक माइनस वाला आ जाएगा। सबको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन तो अब हमें पता चल गया, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन कोसाइन, जो बेसिकली डायरेक्शन ही बताते हैं। हम उसको ना शॉर्टकट में डायरेक्शन ही बोलेंगे। कई बार क्या होता है, आपको यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार क्या होता है, आपको यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मेरे को ये जरूरी नहीं है कि मेरे को यूनिट वेक्टर ही बनाना है, तो इसीलिए हम डायरेक्शन के मल्टीपल्स को डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं। जैसे मान लो मैं अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि लाइन की डायरेक्शन है, प्लेन की डायरेक्शन है, तो इन सब में यूनिट वेक्टर बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, आप डायरेक्शन कोसाइन तो पढ़ लिया हमने, उसमें हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें यूनिट वेक्टर बनाना हो, इसीलिए हम एक और डिफाइन कर रहे हैं, एक डेफिनेशन और बना रहे हैं। तो इसको हम बोल देते हैं डायरेक्शन रेशियोज। Direction ratios are values proportional to direction cosines। ठीक है। अब जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, वो वैल्यूज हैं जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे मान लो a इज इक्वल टू, अब इसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, उसको हमने डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट किया था, एल एम एन से। तो एल आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग बता रहा था, एम आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड आपका एन आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो ए को हम बोल देते हैं के एल, बी को बोल देते हैं के एम, और सी को हम बोल देते हैं के एन, वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। तो एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, और ए बी सी हमारे जो हैं इनको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। देखो आप ये बात समझो कि जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब मेरे को अगर कोई बोलता है कि भाई इनकी डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो जो एल एम एन होंगे वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे, 2/7, 3/7, 6/7। ठीक है। बट अगर कोई मेरे को बोलेगा डायरेक्शन रेशियो बताओ, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो में मैं क्या बोलूं, मैं 2, 3, 6 बोलूं तब भी सही है। ठीक है। और मैं 4, 6, 12 बोलूंगा तब भी सही है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और -2, -3, -6 बोलूं तब भी सही है। ठीक है। और मैं बोलूं कि भाई 2/2, 3/2, 6/2 तब भी सही, मतलब उसके मल्टीपल। डायरेक्शन कोसाइन का कोई भी मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। तो जनरली अगर वेक्टर 2, 3, 6 दिया हुआ है तो हम उसको 2, 3, 6 ही मान लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें तो कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करनी है ना। तो डायरेक्शन रेशियो के जो सेट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर पॉसिबल। सर अपने सर माइक को बंद रखो। हाँ सर इसमें ये जो 2/7 ये भी तो हो सकता है डायरेक्शन रेशियो, 2/7, हाँ, वो भी 3/7। हो सकता है। मैंने वो तो बोला बेटा कि उसके प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे 2/2, 3/2, 6/2 है, आप 2/7, 3/7 कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी है वो तो। बट हम क्या करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हम 2, 3, 6 ही ले लेंगे। जो भी दिया होगा ना उसमें, जो वेक्टर दिया होगा उसी को लेके सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। देखो मैटर क्या करता है कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन आप 2, 3, 6 से बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने यूनिट वेक्टर नहीं बनाया हुआ है। अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा डायरेक्शन को साइन बताओ, तो हम उसका यूनिट वेक्टर बना देंगे। ठीक है। इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर पॉसिबल। बात समझ आ गई? ये जो सेट होगा ये क्या होगा, डायरेक्शन को साइन के प्रोपोर्शनल होगा। अब आप इसमें 2, 3, 6 बोलो, 4, 6, 12 बोलो, 2/7, 3/7, 6/7 बोलो, इसका मतलब मल्टीपल बोलते रहो, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब डायरेक्शन रेशियोज ही होंगे, इसीलिए हम इसको इनफाइनाइट सेट बोल रहे हैं। यहां तक बताओ, ये सबको क्लियर हो गया?
अगर ऑल क्लियर है तो भाई ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें, अगर हमारे एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर आपका 1 होगा, दैट इज कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा 1 होगा। ये बताओ कैसे हो रहा है, प्रूव कर सकते हो इसको, एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर 1 होगा। देखो अभी अभी हमने निकाला था, मान लो एक वेक्टर है हमारे पास आर वेक्टर विच इज r1 i कैप प्लस r2 j कैप प्लस r3 k कैप। तो हमने l की वैल्यू क्या निकाली थी, r1 बाय अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर यूनिट वेक्टर अलोंग दी i कैप, है ना। m किसके बराबर निकाला था, r2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, ठीक है। n किसके बराबर निकाला था, r3 अपॉन अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर। बात समझ आ गई। तो एल एम एन हमें ये पता है, तो अब आप इसका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। और l क्या होता था, cos अल्फा, m क्या होता था cos बीटा, n क्या होता था cos गामा, इसीलिए स्टेटमेंट हमेशा सही है। सेकंड पे आते हैं, अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन को साइंस हैं तो हम वहां से साइन भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा के बराबर आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 ये 2 के बराबर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसकी वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा तो 1 होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई भी एक लाइन दिया हुआ है या वेक्टर भी दिया हुआ है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2 z2। तो अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो मान लो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, x2 माइनस x1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन ही तो बताते हैं, डायरेक्शन रेशियो बताते हैं। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होगा तो आप उसको यूनिट वेक्टर बना देना, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। बात समझ आ गई, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है जी। फोर्थ पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देयर इज अ यूनिक सेट फॉर, नोट में हमने लिख दिया था कि देयर इज अ यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन का क्या रहता है, एक यूनिक सेट रहेगा फॉर अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन का एक वेक्टर के लिए एक सेट रहेगा, ठीक है, और लाइन के लिए 2 सेट रहेंगे। 2 सेट में क्या होगा, एक प्लस वाला आ जाएगा और एक माइनस वाला आ जाएगा। बट डायरेक्शन रेशियो की अगर हम बात करें तो वेक्टर के लिए हो चाहे लाइन के लिए हो, इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट सेट आएंगे, इसमें भी इनफाइनाइट सेट आएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये बात क्लियर है आपको। अच्छा फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्शन को साइन अलोंग एक्स एक्सिस, बड़े सिंपल सा बात है ये तो। डायरेक्शन को साइन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 0 0, तो एल इसका 1 होगा, एम 0 होगा, एन 0 होगा। सिमिलरली डायरेक्शन को साइन अलोंग वाई एक्सिस अगर हम बात करेंगे तो वो 0 1 0 हो जाएगा। डायरेक्शन को साइन अलोंग जेड एक्सिस अगर हम बात करेंगे तो वो 0 0 1 हो जाएगा। हाँ जी, अब बताओ प्रॉपर्टीज यहाँ तक क्लियर है। सर फोर्थ बताओ ना। इस फोर्थ प्रॉपर्टी में ये बोला है कि डायरेक्शन को साइन जो होता है
अगर वो वेक्टर का अगर आप देखोगे तो एक ही सेट आएगा ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अगर लाइन का देखोगे तो क्या हो जाएगा, लाइन की दो डायरेक्शन होती है ना, अगर लाइन है तो जैसे इस टाइप की लाइन है तो उसमें दोनों डायरेक्शन आएंगी, पॉजिटिव वाली भी आ जाएगी और नेगेटिव वाली भी आ जाएगी, इसलिए उसके दो सेट हो जाएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। डायरेक्शन रेशियो के इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता था, के एल के एम के एन होता था ना, तो उसको आप इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, तो इसीलिए उसमें इनफाइनाइट सेट होंगे। सबको क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, रफ कॉपी में ट्राई करना आप लोग, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, इफ L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are direction cosine of two lines inclined at each other at an angle theta, then direction cosine of internal angle bisector और B external angle bisector। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइंस एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइन। करो एक बार ट्राई करो, देखो आपका कुछ आंसर आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इजी सा क्वेश्चन है, देखो एक बार ट्राई करके। आया नहीं किसी का भी अभी तक? देखो देखो हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं। एल मान लेते हैं, एक वेक्टर है जिसका, अपना माइक बंद रखें भाई, बार बार किसी का माइक ऑन हो रहा है। देखो अब मान लो हमारे पास एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है L1, M1, N1, ठीक है, ऐसा उसने बोला। तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर होगा, तो इसको ए कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ए कैप हो गया। ऐसे एक वेक्टर और मान लेते हैं जो बी कैप है, और इसकी डायरेक्शन हो गई L2, M2, N2, डायरेक्शन को साइन, ठीक है।
अब इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, आपको याद होगा हम यूनिट वेक्टर का रोम्बस बना के उसका जो डायगोनल होता था वही उसका एंगल बाइसेक्टर होता था। तो ये आपका ए कैप प्लस बी कैप हो गया, तो ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए आप क्या करो, आप इधर माइनस ए कैप ले जाते हैं, इधर भी ले जा सकते हो, माइनस बी कैप भी लेके जा सकते हो, जैसा आपको सही लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक निकाल देते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो ये माइनस ए कैप बना दिया, तो ये वाला जो डायगोनल आएगा ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा बी कैप माइनस ए कैप के बराबर आ जाएगा। तो एक हमारा डायगोनल बन गया ए कैप प्लस बी कैप, और एक डायगोनल बन गया हमारा बी कैप माइनस ए कैप। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया हमें। अब पहले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। तो जो हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्योंकि उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो वो कैसे मिलेंगे हमें, यूनिट वेक्टर लिखो इसका ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप निकालने के लिए हमेशा हम होल्स के करते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या आता था, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप, तुमने वेक्टर में सीखा हुआ है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस और उसने बोला हुआ है ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ये दोनों जो डायरेक्शन हैं ये एक दूसरे के साथ थीटा पर इंक्लाइंड है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जगह 2 मॉड ए कैप मॉड बी कैप कॉस थीटा, तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2 का मॉड आएगा, बट हम मान लेते हैं थीटा एक्यूट है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ रही है, क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 आई कैप, क्योंकि ए का है L1 M1 N1 और उसका है बी का L2 M2 N2, M1 प्लस M2 जे कैप प्लस N1 प्लस N2 के कैप डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाई 2। तो अब जो हमारी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा बाई 2, ये x के लॉन्ग हो गया, M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा बाई 2 और N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा बाई 2। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ऐसे अगर हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए देखें, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में अब हमारा जो बाइसेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी कैप माइनस ए कैप आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी कैप माइनस ए कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी कैप माइनस ए कैप। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ बी कैप माइनस ए कैप अगर हमें निकालना है तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट ए, 2 बी डॉट ए आएगा ना, तो वो आ जाएगा मॉड बी मॉड ए कॉस ऑफ ए और बी के बीच का एंगल। बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो एक ही बात होती है, पता होगा आपको ये तो। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा कॉस थीटा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मॉड ऑफ बी कैप माइनस ए कैप जो आएगा वो 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा कंसिडरिंग थीटा एक्यूट। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है बी कैप माइनस ए कैप बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो जो हमारा डायरेक्शन को साइन हो जाएंगे, अब इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, L2 माइनस L1 L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई, नहीं m आएगा ना यहाँ पे y के लॉन्ग, M2 माइनस M1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2। आगे होगी बात समझ में सबको, जिसको भी क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दो एक बार। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ।
सब क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2। A line makes an angle. A line makes an angle alpha, beta, gamma, delta with the diagonals of a cube. Find the value of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta। करो भाई इस क्वेश्चन को। देखो अभी तक आपको यही बताया है, दो ही चीजें बताई हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर होता है अलोंग द वेक्टर, और डायरेक्शन रेशियो उसका मल्टीपल होता है। डायरेक्शन कोसाइन अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा है तो cos के अल्फा प्लस cos के बीटा प्लस cos के गामा 1 होता है। बाकी अब आपके जो भी आपकी प्रायर नॉलेज है उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्या करो आप, जैसे इसने बोला हुआ है कि एक लाइन है, कोई भी एक आर्बिट्ररी लाइन है, वो क्या कर रही है, अल्फा एंगल बना रही है क्यूब ऑफ द डायगोनल। 4 डायगोनल होते हैं ना क्यूब के, बना के देखोगे तो पता चलेगा। तो एक लाइन क्या है, एक डायगोनल के साथ अल्फा बना रही है, दूसरे के साथ बीटा, थर्ड के साथ गामा, फोर्थ के साथ डेल्टा। तो हमें cos के अल्फा प्लस cos के बीटा प्लस cos के गामा प्लस cos के डेल्टा निकालना है। तो करो एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एनसीईआरटी में ही है, सिंपल है वैसे। किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ चैट बॉक्स में। देखो मान लो मैं एक क्यूब मान रहा हूँ,
ठीक है, तो इस टाइप का क्यूब है मेरे पास। देखो ध्यान से एक बार, तो इसके वर्टिसेस मान लेते हैं, जैसे O इज द ओरिजिन, ये मान लेते हैं A B C, ऐसे मान लेते हैं D E F एंड G। ठीक है, तो अब आप इस क्यूब की साइड कुछ मान सकते हो, A भी मान सकते हो, B भी मान सकते हो, जो भी आपको मानना है, कुछ वेरिएबल मान सकते हो, बट हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट है, क्योंकि उसकी साइड लेंथ से फर्क नहीं पड़ेगा ना, एंगल्स है ना। तो अगर आपके पास 2 2 2 वेक्टर है या 1 1 1 वेक्टर है, 3 3 3 वेक्टर है, तो वो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का एंगल तो सेम ही बनाएगा, तो हम इसकी साइड लेंथ को 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो नहीं, 1 और 3 दोनों आंसर गलत है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है C जो है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 0 0, क्योंकि इसकी साइड लेंथ मैंने 1 यूनिट की मान ली है। A जो कोऑर्डिनेट है ये कितना हो जाएगा 0 1 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर आ रहा है। ठीक है, जो ये G कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 0 0 1, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब जो B कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई प्लेन पर आ रहा है, तो x1 है y1 है बट z 0 है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर तो z 0 होगा ना। एक्स वाई के आगे जाओगे तो z की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स वाई के पीछे जाओगे तो z की वैल्यू कम होगी। हाँ, 4/3 आएगा, वैभव का सही है। नेक्स्ट आते हैं f के ऊपर। f हमारे पास कितना हो जाएगा 1 0 1, क्योंकि ये xz प्लेन में आ रहा है। d हमारा किस में आ रहा है yz प्लेन में आ रहा है, तो इसके हो जाएंगे 0 1 1। ठीक है, e क्योंकि तीनों से आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है तो 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि E वाला जो है वो देखो ऐसा आएगा, पहले आप C तक आओ, फिर B तक आओ, फिर उससे परपेंडिकुलर, तो B तक आओगे 1 1 0 हो गया, B से आप आउट ऑफ द प्लेन जाओ अलोंग दी Z एक्सिस, तो उसका Z कोऑर्डिनेट भी 1 हो जाएगा, तो E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब हमारे इसमें अगर आप देखोगे चार जो वेक्टर्स हैं, चार जो डायगोनल हैं, तो डायगोनल वेक्टर्स क्या हो जाएंगे वो लिख रहा हूं मैं। तो मान लेते हैं हमारा D1 वेक्टर है जो डायगोनल 1 है, दैट इज A से स्टार्ट करते हैं ना, A से स्टार्ट करेंगे तो AF आएगा, तो AF वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या आएगा f माइनस ए, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो ए वेक्टर आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट बी से, D2 वेक्टर हमारा बी से स्टार्ट होगा तो हो जाएगा BG वेक्टर, तो G माइनस बी करना है, तो G माइनस बी करेंगे तो 0 माइनस 1 इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये D2 वेक्टर हो गया। D3 वेक्टर आते हैं तो वो C से स्टार्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा CD वेक्टर, तो D से माइनस करना है, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ऐसे जो DF वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा O से स्टार्ट करेंगे ना, एक सरफेस से ले लिया हमने OE वेक्टर, तो OE वेक्टर आपके पास आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो हमने चारों डायगोनल निकाल लिए, D1 D2 D3 D4। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, कोई भी एक लाइन जो है वो इनके साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रही है, तो उस लाइन की डायरेक्शन को मान लेते हैं, या उस लाइन के जो उसके अलोंग वेक्टर होगा उसको मान लेते हैं R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप प्लस R3 के कैप। ठीक है, वेयर R वेक्टर इज अलोंग द गिवन लाइन, इज अलोंग द गिवन लाइन। ठीक है जी, इतना लिख लिया हमने, R वेक्टर इज अलोंग द गिवन लाइन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या करना है, कॉस अल्फा पता है मुझे, तो R डॉट D1, मतलब कॉस अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर बना लेते हैं ना, ज्यादा बढ़िया होगा। R डॉट D1 कैप, ये किसके बराबर आएगा, कॉस अल्फा के बराबर ही तो आएगा, समझ आ गया, क्योंकि मॉड R हमारा कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, मॉड R कैप है ना, मॉड R1 कैप। देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, R डॉट D अगर आप निकालोगे तो मॉड ऑफ R कैप मॉड ऑफ D1 कैप कॉस अल्फा आएगा ना, क्योंकि R और D के बीच में एंगल कितना है, कॉस अल्फा मान लिया हमने। अब मॉड ऑफ R कैप 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर ले रहे हो, मॉड ऑफ D1 भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो D1 कैप जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, वो I माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √3 के बराबर होगा, समझ रहे हो, यूनिट वेक्टर बना लिया। तो R कैप हमारा किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ऐसा होगा। तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो R कैप जो होगा हमारा वो होगा R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप प्लस R3 के कैप डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। ठीक है, अब D1 का डॉट इसके साथ लेंगे तो कितना आएगा, R1 माइनस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, इस तरफ लिख लेते हैं R1 माइनस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, और साथ में √3 आ जाएगा। और
ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉस अल्फा। अच्छा अब कॉस बीटा पे आते हैं। कॉस बीटा कैसे आएगा, आर डॉट डी टू से आएगा, तो आ जाएगा मॉड आर कैप मॉड डी टू कैप कॉस बीटा। तो अब कॉस बीटा जो आएगा हमारे पास आर डॉट डी टू देख लो, आर डॉट डी टू में क्या है, माइनस माइनस प्लस है, डी टू में माइनस माइनस प्लस है, तो आ जाएगा माइनस आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री। समझ गया ना। इसका डी टू का डॉट जब आर के साथ लोगे तो क्या आएगा, माइनस आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाय वही सेम मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर और रूट थ्री। ठीक है, कॉस बीटा हो गया। सिमिलरली मान लो मैं कॉस गामा निकाल रहा हूँ, तो कॉस गामा में क्या होगा, आर डॉट डी थ्री आ जाएगा, तो माइनस प्लस प्लस है, तो उसमें आ जाएगा माइनस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाई वही वाली टर्म आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर इंटू रूट थ्री। ऐसे कॉस डेल्टा निकाल लेते हैं। कॉस डेल्टा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, कॉस डेल्टा में प्लस 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 है तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर इंटू रूट थ्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, कॉस के अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गामा प्लस कॉस के डेल्टा। ठीक है जी, अब निकाल लेते हैं। कॉस के अल्फा प्लस कॉस के बीटा प्लस कॉस के गामा प्लस कॉस के डेल्टा। तो एक तो डिनोमिनेटर सबका हमें क्लियर है, डिनोमिनेटर हमारा किसके बराबर हो गया, थ्री टाइम्स ऑफ आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर। ठीक है, अब आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री का होल स्केयर, तो क्या बनेगा, आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, माइनस टू आर वन आर टू माइनस टू आर वन आर टू प्लस टू आर टू आर थ्री माइनस टू आर वन आर थ्री। बात समझ आ गई होगी, आर वन के साथ आर टू के साथ नेगेटिव है ना, हाँ तो आर टू के साथ नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर बीटा। ऐसी चार टर्म आएंगे, तो पहले काम करते हैं, न्यूमरेटर ही लिख लेते हैं इसका, वो चारों टर्म का सम लिखना पड़ेगा ना हमें। फिर आर ये कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, डिनोमिनेटर लास्ट में सबका सेम ही आएगा। कॉस स्क्वायर बीटा में क्या आ रहा है, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर थ्री स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू आ जाएगा। ठीक है, माइनस टू आर टू आर थ्री आ जाएगा, माइनस टू आर वन आर थ्री आ जाएगा। ठीक है, कॉस के गामा में आते हैं। कॉस के गामा में आर वन नेगेटिव है, तो आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर माइनस टू आर वन आर टू माइनस टू आर वन आर थ्री प्लस टू आर टू आर थ्री। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आएगा, सब पॉजिटिव आएंगे, आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर प्लस टू आर वन आर टू प्लस टू आर टू आर थ्री प्लस टू आर थ्री आर वन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, थ्री टाइम्स ऑफ आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, टू आर वन आर टू प्लस के साथ कट गया, ये प्लस के साथ कट गया, आर टू आर थ्री माइनस आर टू आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री माइनस आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर टू माइनस आर वन आर टू माइनस, तो कट गई, तो ये वाली टर्म बच गई। तो ये वाली टर्म अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये फोर टाइम्स आ जा रहा है, फोर टाइम्स ऑफ आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर डिवाइडेड बाई थ्री टाइम्स ऑफ आर वन स्केयर प्लस आर टू स्केयर प्लस आर थ्री स्केयर। इसका आंसर आ जाएगा फोर बाई थ्री। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल सा था, वो मुझे समझाने में इतना टाइम लग गया, बाकी तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आपको डायगोनल सीखने थे, एक वेक्टर एज्यूम करना था और डायरेक्शन को साइंस जो उसने बोले थे, डायरेक्शन को साइन नहीं, मतलब कॉस अल्फा एंगल जो बोले थे उसने, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा, उन सबका होल स्क्वायर करके ऐड करना था। यहाँ तक क्लियर होगा तो ऑल क्लियर कर दो एक बार। छोड़िए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 3. A vector R vector is inclined at equal angles to OX, OY, OZ. If magnitude of R vector is 6, then find R vector. तो एक बार ट्राई करो इसको. -2√3 I cap plus J cap plus K cap. देखो इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका क्या मतलब हो गया, आपको वेक्टर आर निकालना है बेटा, डायरेक्शन कोसाइन थीटा निकालनी है. तो हम ऐसे बोलेंगे कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर 1 होता है ना, मतलब कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा 1 होता है. अब तीनों एंगल अगर बराबर हो गए तब क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड करने का मतलब हो गया ना तीनों एंगल बराबर हैं, अल्फा अल्फा अल्फा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3l स्केयर इज इक्वल टू 1 बिकॉज l इज इक्वल टू m इक्वल टू n है, गिवन है. तो l हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3. तो क्योंकि ओ एक्स ओ वाई ओ जेड ले रहा है तो मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही ले रहा है वो बेसिकली अभी तो फॉर द टाइम बीइंग, तो हम 1/√3 ले लेंगे. तो एल भी हमारा 1/√3 आ जाएगा, एम भी 1/√3 आ जाएगा और एन भी 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि हम अभी अपना जो वेक्टर है वो किस में मान रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में मान रहे हैं, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड में. ठीक है, बाकी इसका नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें भी. तो हमें जो आर वेक्टर निकालना है वो आर वेक्टर किसके बराबर होता है, ये होता है मॉड आर. आर वेक्टर जो होता है ऐसा होता है ना, मॉड आर आर कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना, आर का मैग्नीट्यूड इनटू आर की डायरेक्शन. तो मॉड आर हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर है. और ये जो आएगा ये कितना आ जाएगा 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप. ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 6/√3, अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो 2√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया सबको, आप इसका नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं.
ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम देखो, a line OP vector with x-axis makes an angle of measure 120 degree and y-axis an angle of measure 60 degree. Find the angle with z-axis. Find the angle made by the line with z-axis. ठीक है, तो एक बार ट्राई करो इसको, इजी सा क्वेश्चन है ये भी। प्रोजेक्ट में आया आप लोग का आंसर? फोर्टी 45 डिग्री, हाँ 45 और साथ में वो भी आएगा 135 भी आ जाएगा ना साथ में। देखो कैसे, a line OP makes with x axis an angle of measure 120 and y axis with an measure of 60। तो इसका मतलब है जो cos अल्फा होगा इसका वो कितना हो जाएगा, जो L है बेसिकली cos अल्फा, डायरेक्शन को साइन अलोंग x axis cos 120 which is माइनस हाफ, ठीक है। फिर m जो होगा वो हो जाएगा cos बीटा जो कि cos 60 के बराबर है, वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब n निकालना है जो हमारा cos गामा के बराबर है। अब हम जानते हैं L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस एन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस गामा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो गामा की यहाँ से दो वैल्यू आ सकती हैं, एक 45 डिग्रीज और एक गामा की वैल्यू आ सकती है 135 डिग्रीज, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा हो गया फोर्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 5। L माइनस 5m प्लस 3n इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं कई बार। 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन फाइंड डायरेक्शन को साइन LMN, ठीक है। तो इसमें LMN जो है वो डायरेक्शन को साइन है,
LMN है वो हमारे डायरेक्शन को साइन है और वो दो रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ एक रिलेशन हमें और पता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। तो तीन रिलेशन है और तीन मतलब बेसिकली तीन कंडीशन दी हुई है और तीन वेरिएबल है LMN, L, M और N, और इन तीनों को हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, ध्यान देना एक बार। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें अभी L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है ये हम लास्ट में यूज करेंगे, अभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे को हेल्प करेगा यूनिट वेक्टर बनाने में। यूनिट वेक्टर बनेगा ना इससे LMN का। ठीक है, तो ये जो गिवन दो रिलेशन है इन दोनों से हम क्या करते हैं, L, M और N की किसी तरीके से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी इस केस में, मैंने से L को मान लिया 5m माइनस 3n। ठीक है, तो मैंने L को क्या मान लिया 5m माइनस 3n। हम क्या करेंगे, जो दूसरे दो टर्म है ना M और N जो है उनको इन टर्म्स ऑफ L निकालने की कोशिश करेंगे या K की टर्म्स में निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेट ऐसा करते हैं, लेट L इज इक्वल टू K। ठीक है, K कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो 5m माइनस 3n मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, K के बराबर आ जाएगा। अब एक रिलेशन तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, या ऐसा करते हैं, L को मैंने अगर K माना है तो मेरे को इन टर्म्स ऑफ N को भी उसमें लिखना चाहिए मेरे को। तो बेटर है मैं ऐसा करता हूँ, N को K मान लेता हूँ, किसी को भी एक को K मान लो, बट बाकी फिर ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, N को K मान लिया, L को भी मान सकते हो, तो फिर मेरा जो N होगा वो K तो आ जाएगा, बट L किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, L आ जाएगा मेरे पास 5m माइनस 3k। ठीक है, तो अब इससे M निकलेगा मेरा, देखो कैसे, N को मैंने क्या माना, K माना, तो L मेरा कितना आ गया 5m माइनस 3k। तो इसको यहाँ पे पुट करो, 7 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर विच इज 5m माइनस 3k का होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी m इन टर्म्स ऑफ k आ जाएगा, n इन टर्म्स ऑफ k है, m इन टर्म्स ऑफ k है, l इन टर्म्स ऑफ k आ जाएगा उससे ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 टाइम्स ऑफ, ये क्या बन रहा है देखो, 25m स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 2 5 10 3 30 k प्लस 5m स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन रहा है 7 5 35 7 2 14 175 है ना, 175 और 5 180, तो ये 180 m स्क्वायर बन गया। ठीक है, k में आते हैं, प्लस 7 9 63 माइनस 60 k स्क्वायर माइनस 2 10 k इज इक्वल टू 0, ये टर्म बन गई। अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो 30 तो कॉमन आ ही रहा है, तो 30 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 6m स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 बनाना है मुझे, तो 6 और 7 से, नहीं m इन टर्म्स ऑफ k चाहिए था ना मुझे, k यहाँ पे k आएगा एक्चुअली में। ओके, तो m इन टर्म्स ऑफ k निकालने के लिए अब देखो कुछ फैक्टर बन रहे हैं इसके, 6 कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक बार रुक जाओ। 7l स्क्वायर, तो l की वैल्यू आ गई 5m माइनस 3k प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू 0। n को मैंने k माना था ना, ठीक है, ये बनेगा 25 9 30 के, यहाँ तक तो ठीक है। अभी बन गया 180 m स्क्वायर प्लस 63 माइनस 360 k स्क्वायर माइनस 210 k। ओके, तो मेरे पास आ रहा है फिर 30 निकाल लिया तो 6 2 और माइनस 7। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुई है ना, देखो जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आएगा, तो यहाँ पे ना m के आएगा, यहाँ पे टर्म हमारी m के आएगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास m के आ जाएगा। चलो एक तो ये हो गया, बट वो अभी भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है, 6 हो रहा है, हाँ अब ये ठीक है, अभी बन गया ना m के, अब ये बन जाएगा 6m स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, बीच में लिख लो 7m के, अब ठीक है। अब क्या बन रहा है, 12 बन रहा है, अब क्वाड्रेटिक ये m और k में बन रही है, तो 12 बन रहा है और 3 और 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 3m के माइनस 4m के प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आ गया होगा समझ आपको, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो उससे फिर अब फैक्टराइज हो जा रहा है ये।
तो यहाँ से 3m कॉमन निकलेगा, 2m माइनस के आ जाएगा, और यहाँ से 2k कॉमन निकल रहा है तो 2m माइनस के आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, या तो m आ जाएगा 2k/3 के बराबर, या m आ जाएगा k/2 के बराबर। ठीक है, अब देखते रहो एक बार सब लोग। तो हमने क्या किया था, n को k मान लिया था, ये दो कंडीशन दी हुई थी, यहाँ से हमने n को k माना तो l आ गया 5m-3 के, उसको इसमें पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लिए, तो m 2k/3 आ गया। n मेरे पास k है, n मेरे पास k, अब मेरे को l निकालना है किसी तरीके से, तो l मेरा कितना है 5m-3 के, तो l इज 5m-3 के, तो l भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10k/3 - 3k, समझ गए, 5m, तो 10k/3 - 3k, तो l आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, k/3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ l आएगा 5m-3k, तो 5m आ जाएगा 5k/2 - 3k, तो आ जाएगा -k/2। ठीक है, तो lmn आ गया आपके पास। तो l किसके बराबर आ रहा है आपका k/3, m किसके बराबर आ रहा है 2k/3, n किसके बराबर आ रहा है k के बराबर। तो आपने इससे क्या किया, आपने इनके बीच का मतलब lmn को एक टर्म k के बराबर निकाल लिया। अब साथ में हम ये लगा देते हैं इसके साथ, l² + m² + n² कितना होता है 1 होता है, इसको यूज करो एक बार, क्या बन जाएगा k²/9, उससे k की वैल्यू आ जाएगी, m कितना हो गया 2k/3, तो 4/9k² + n² कितना हो गया k² = 1, तो ये बन रहा है 9 + 1 10 14/9k² = 1, तो k आपके पास आ जाएगा ±3/√14। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा, lmn था ना हमारे पास, तो क्या था k/3, l k/3 था, m कितना था 2k/3 और n था k, तो हमारे पास आ जाएगा ±3/√13, तो 1/√14, √14 3/√14 सॉरी, तो 1/√14, 2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2/√14, और k की जगह आ जाएगा 1/3/√14। अब समझ आ गई ये कैसे आया, तो ये दो डायरेक्शन कोसाइन बन गए, एक 1/√14, 2/√14, 3/√14, और एक -1/√14। lmn पॉजिटिव ही है ना सारे, lmn ठीक है जी हाँ, तो ये एक सेट आ गया। अब इधर आते हैं, इधर क्या होगा, इधर भी वैसे ही l² + m² + n² 1 के बराबर होगा, तो क्या वैल्यू आएगी देखो, k²/4, m कितना आ जाएगा k²/4, n कितना आ जाएगा k² = 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 to 6, 6k²/4 = 1, तो k आ जाएगा आपके पास ±√2/3। ठीक है, तो यहाँ lmn का सेट क्या है हमारे पास, यहाँ पे lmn का सेट है -k/2, k/2 और k। ठीक है, तो ये वाला सेट बन जाएगा -k/2, तो एक बनेगा k को पहले +√2/3 डालो, तो -1/2 √2/3। ठीक है, 1/2 √2/3 और √2/3, एक तो ये सेट बनेगा, और एक सेट कौन सा बनेगा 1/2 √2/3, एक इसका नेगेटिव बन जाएगा 1/2 √2/3 और √2/3। ठीक है, देखो कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ, ये इसके आंसर्स हो गए। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, किसी एक को k मान लो, और बाकी दोनों को भी, जो दो कंडीशन दी गई उससे उन दोनों को भी इन टर्म्स ऑफ k निकाल लो, फिर l² + m² + n² को 1 करके उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। आगे बात ये समझ में सबको, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, लाइन लिख लेते हैं, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ line joining the points
चलो एक बार ट्राई करो इसको। यहां तक सब कुछ ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो एक बार, फिर इसको ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इनमें से कोई प्रेजेंट है तो यस लिखो। अनुष्का, राहुल, ज्योति, हिमांशु, रागिनी, मुकुल। तो ये तो बहुत इजी है, ये वाला भी नहीं हो रहा तुमसे। तो लाइन है ए और बी को ज्वाइन करने वाली। तो ए के पास ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1 -3 0 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2 1 3। ठीक है, तो अब आप ए बी वेक्टर निकाल लो। लाइन के लिए दोनों वेक्टर पॉसिबल हैं, ए बी और बी ए। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 आई कैप 2 -1, अच्छा 1 आएगा, सॉरी 2 -1 है ना यहाँ पे। तो 2 -1 इज आई कैप, 1 -3 इज 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना आपको। तो डायरेक्शन कोसाइन, दो पॉइंट को ज्वाइन करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं बेटा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अंडर रूट ऑफ ए बी, अंडर रूट ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 16 + 9, तो अंडर रूट ऑफ 26 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस, क्योंकि लाइन है ये, 1/√26, 4/√26, 3/√26। देखो भाई, कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ मुझे। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। आज जो हमने पढ़ा है ये बहुत ही सिंपल था। इसमें बस डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया गया है। कल हम इसमें 3D में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। स्ट्रेट लाइन आएगा पहले, तो फिर उसके बाद प्लेन आएगा। ठीक है, और आपका जो सैटरडे को इस बार टेस्ट होगा उसमें लाइन और प्लेन तक आएगा। तो वेक्टर और 3D होगा उसमें, मैं आपको बता दूंगा, प्लेन तक आएगा उसमें। ठीक है, तो इस बार जो सैटरडे का टेस्ट होगा तो आपको जो भी चल रहा है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो एक तो वेक्टर्स आएगा उसमें, और 3D में ये टॉपिक आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हो गया, कोसाइन रेशियो, फिर स्ट्रेट लाइन आएगी। सिंपल सिंपल से टॉपिक हैं, बहुत ही ईजी हैं। प्लेन, ये 3 चीजें आएंगी उसमें। ठीक है, वो हम कवर अप कर लेंगे थर्सडे तक मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। जिसको जो भी डाउट्स हैं वेक्टर वगैरह के डाउट क्लास में रखूंगा, हो सकता है वेडनेसडे को या कल रख सकते हैं।
जिसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो अपने डाउट्स जो भी हैं मुझे टीम पर या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे।